नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और जहां से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे आप कोई भी पीएससी का एग्जाम दो, चाहे कोई भी व्यापम का एग्जाम दीजिए, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं इसमें जिससे कई बार क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके। तो आज इसी से संबंधित हम लोग आज पढ़ाई करने वाले हैं, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं। और सबसे अच्छा टॉपिक लगता है मुझे ये पार्ट 3 संविधान का भाग 3, जिसका नाम है मौलिक अधिकार या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक, बहुत ही सरल है। इसमें ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा घुमावदार देगा क्वेश्चन तो उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिलेट करके, मतलब दोनों को एक साथ लेकर के कभी कभी क्वेश्चन को क्या करता है, घुमाता है वो। ठीक, मगर आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपको पूरे आर्टिकल्स इसमें याद करने हैं। सारे चीज़ों को मैं पूरा A to Z बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको रटिएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ठीक है ना, क्लियर। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहली बात यह है कि मौलिक अधिकार क्या है या किसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो एक व्यक्ति को, एक नागरिक को जीने का अधिकार देता है। ठीक है, कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे हमें अपनी जीवन को एक दिशा में, एक सही दिशा में लेकर के चलना है, और हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है। इन सारे अधिकारों को जो देता है, इन सारे अधिकारों का जिसमें वर्णन किया गया है, वो है हमारा मौलिक अधिकार। इसका नाम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट इसलिए पड़ा क्योंकि इसको संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको किसमें शामिल किया गया है, संविधान में। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उनका पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि अपने देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जब तक जीने का अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक उसको अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है, कैसे जीवन यापन करना है, इन सब के बारे में, या उनको वो अधिकार नहीं दिया जाएगा काम करने का या उनको पढ़ने लिखने का, तो व्यक्ति जीवन को कैसे जिएगा। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले अधिकारों के बारे में बात की, और ये जो हमारा मौलिक अधिकार है ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया, अमेरिका। मगर इसका इतिहास अमेरिका से शुरू नहीं होता है, मगर इतिहास इसका अमेरिका से नहीं शुरू होता है। भले हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकारों को जो हमने कहां से उठाया, अमेरिका से जरूर लिया है, मगर इसका इतिहास पुराना है और ये शुरू होता है ब्रिटेन से शुरू होता है। ठीक है ना, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले ये याद रखिए कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार को अगर एक लाइन में बताना है तो मौलिक अधिकार नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को या व्यक्तियों को जीने का अधिकार देता है। देखो, मैं नागरिक और व्यक्ति इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि नागरिक कहने का मतलब उस देश के निवासी, ठीक, और व्यक्ति इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि उस देश में जो निवास नहीं कर रहा है फिर भी उस देश में आके रह रहा है, या उस देश का वो नागरिक ना हो, ठीक है, फिर भी उनको क्या प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हमारे संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल उस देश के, मतलब हमारे देश के नागरिकों के लिए है बस, मगर कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो उस देश में रहने वाले या इस देश में जो आए हैं विदेशी व्यक्ति, उनको भी वो अधिकार प्राप्त है। इसी कारण मैंने नागरिक वर्ड यूज किया और व्यक्ति वर्ड यूज किया। ठीक है, नागरिक मतलब उस देश के निवासी, और व्यक्ति कहने का मतलब है कि उस देश के नागरिकों के साथ साथ और विदेशी व्यक्ति भी जो आकर के भारत में या किसी देश में बसा हो, या उस देश में आकर के काम कर रहा हो, या घूमने आया हो। ठीक, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा, नागरिक नहीं। ठीक है, नागरिक एक देश का पर्टिकुलर व्यक्ति होता है। ठीक है, क्लियर। इसी कारण मैंने दोनों वर्ड यूज किया कि नागरिक को भी और व्यक्ति को भी, दोनों को ये क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो मूल अधिकार क्या, मौलिक अधिकार किसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार जो व्यक्ति को और नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है ना, क्लियर। तो अब इसका पहले इतिहास देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो देखो इसका इतिहास। ठीक है, तो पहला परिचय यह है कि हमारा टॉपिक है क्या चीज, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। ठीक, तो पहली बात कि ये मूल अधिकार आए कहां से। ठीक है, ओके। तो अगर इसका अपन इतिहास देखते हैं तो मूल अधिकारों की शुरुआत हुई थी सबसे पहले 1215 में। 1215 में ब्रिटेन के किंग, ब्रिटेन के राजा जॉन ने, क्या नाम था, जॉन, उन्होंने अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया। ठीक, और यही अधिकार बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, मूल अधिकारों में।
ठीक है ना। इसी कारण जॉन को ही कहा जाता है मूल अधिकारों का जन्मदाता, क्योंकि उन्होंने ही अपने देश के नागरिकों को, अपनी जनता को क्या दिया था, कुछ अधिकार दिए थे। काम करने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जीने का अधिकार, ठीक है ना। ये सारे अधिकार उन्होंने एक श्वेत पत्र में जारी किया था, जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, जो मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से, मगर इसके बाद क्या हुआ कि 1689 में एक बिल पास किया गया जिसे कहा गया बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स नाम दिया गया इसे, और इसे कहा गया नागरिकों का घोषणा पत्र भी कहते हैं इसको। नागरिकों का घोषणा पत्र कहा जाता है इसे। और ये भी कहाँ आया, आपका ब्रिटेन में ही आया। तो नागरिकों का घोषणा पत्र भी यहीं से क्या हुआ, शुरुआत हुआ, ठीक है ना। कहां से, ब्रिटेन से ही आया ये। इसके बाद धीरे से क्या हुआ कि 1789 में फ्रांस में मूल अधिकारों को शामिल किया गया, ठीक है ना। इसके लिए एक अलग से ही पत्र जारी किया गया, एक दस्तावेज जारी किया गया अलग से ही, कहां पर, फ्रांस में। और उसके बाद अमेरिका में क्या किया गया, इसे संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो मूल अधिकारों की शुरुआत कहां से हुई है, आपकी ब्रिटेन से हुई है, जहां पर किंग जॉन ने 1215 में अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए थे। उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स आया, जिसे नागरिकों का घोषणा पत्र कहा गया। और उसके बाद 1789 में फ्रांस में इसके लिए एक अलग से ही दस्तावेज जारी किया गया। और हमारे संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। क्लियर, ओके। तो ये सामान्य परिचय। और मूल अधिकार क्या है, तो मूल अधिकार क्या देता है हमें, जीने का अधिकार देता है, ठीक है। और इसका नाम मौलिक अधिकार इसलिए पड़ा क्योंकि मौलिक कहने का मतलब है कि इसे संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। कहां, संविधान में, ठीक है। इसी का इसका नाम पड़ गया मौलिक अधिकार, या इसी को बोला जाता है मूल अधिकार, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। क्लियर, ओके। अब देखो, ठीक। इसके बाद इसका विकास, तो विकास मैंने अभी आपको बताया तुरंत, ठीक, कि 1215, फिर 1689, फिर 1789, ठीक है, ओके। और भारत में तो इसे जब संविधान बना तो मूल संविधान में ही शामिल किया गया था, किसे, मौलिक अधिकार को। अब भारत में इसको कहां से लिया गया है, भारत में कहां से लिया गया है, हमारे कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और ये मूल संविधान में ही शामिल था। मूल संविधान कहने का मतलब जब संविधान बना था तभी शामिल किया गया था, किसे, मूल अधिकारों को। और इसको रखा गया था भारतीय संविधान का भाग 3 में, और आर्टिकल दिया गया 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 to 35 तक इसको क्या किया गया, रखा गया, ठीक है ना। क्लियर, ओके। अब देखो, मूल अधिकार भाग 3 मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 है। मगर याद रखो, जब हमारा संविधान बना तो हमारे पास कितने मूल अधिकार थे, हमारे पास थे टोटल 7 मूल अधिकार, ठीक है, ओके। 7 मूल अधिकार थे, ठीक है ना। मगर क्या हुआ कि जो एक 7वें नंबर का जो मूल अधिकार था, इसको बोला गया संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार ऐसा है कि प्राचीन समय से चली आ रही है परंपरा, क्या, कि पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार हो, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो, मतलब उसके बेटे का अधिकार होगा। क्योंकि बेटियां, क्या बोला जाता है कि बेटी क्या होती है, एक पराया धन होती है, मतलब शादी करके अपने घर चल देगी, अपने ससुराल चल देगी, तो मेन घर उसका ससुराल होता है। तो पिता की संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार किसका, पुत्र का, बेटे का। मगर संविधान में एक वर्ड यूज किया गया है प्रस्तावना में, अवसर की समता। और हमारे संविधान में क्या लिखा गया है कि सभी को समानता का अधिकार है। तो यहाँ पर पिता की संपत्ति से पुत्री को या उसकी बेटी को अलग किया जा रहा था। तो यहाँ पर संविधान जो बोल रहा है कि सबको समानता का अधिकार, मगर ये संपत्ति के अधिकार के तहत ये मूल अधिकारों की, महिलाओं के मूल अधिकारों की अवहेलना कर रहा था, ठीक है। कि यहाँ पर संपत्ति के अधिकार में केवल पिता का, क्यों, अगर एक पिता है और उसकी 2 संतानें हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की है, तो उसकी दोनों संतानों पर ही उसके पिता का उतना ही अधिकार है जितना एक उसके बेटे का है। मतलब बेटी का भी सेम वही अधिकार होना चाहिए जितना बेटे का अधिकार है, क्योंकि संविधान समानता की बात करता है कि सबको क्या हो, समान अधिकार हो। मगर यहाँ पर संपत्ति का अधिकार इसको एकदम हटा रहा था, मतलब इसको पूरा नेगलेक्ट मार रहा था, नेगलेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया कि मूल अधिकारों से जो 7वें नंबर का मूल अधिकार था, जिसको कहा गया संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकार से हटा दिया गया। और ये हटाया गया
44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में। और यहां से इसको हटा करके इसको हटाया गया ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक चीज याद रखो कि अगर किसी भी टॉपिक को या किसी भी पॉइंट को संविधान से हटा करके अगर उसको क्लाउज में दिया जाता है, सब क्लाउज में रखा जाता है, जैसे आर्टिकल 19 ए बी सी डी या 21 ए या 30 ए या 39 ए, ये ए बी सी डी इस टाइप का जब क्लाउज दिया जाता है तो याद रखो ये संसद के द्वारा संशोधन करके आता है। और जब संसद के द्वारा संशोधन करके ये शामिल किया जाए, भले वो संविधान में ही क्यों ना शामिल किया जाए, वो एक कानूनी अधिकार बन जाता है, क्योंकि इसको संविधान के द्वारा तो शामिल है मगर इसको संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके संविधान में शामिल किया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले हमारा संवैधानिक अधिकार था, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया और इसको भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 ए में रखा गया। मतलब ये देखो क्लाउज है, ये सब क्लाउज है, 300 ए है। तो जब 300 ए में रखा गया तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं रहा, अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया, हमारा कानूनी अधिकार, या इसी को बोला जाता है वैधानिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अगर आपसे पूछा वर्तमान में क्या है, और ऑप्शन में आपका संवैधानिक अधिकार भी है और वैधानिक अधिकार भी है, तो आपको आंसर लेना है वैधानिक अधिकार, क्योंकि अब ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक, ओके। और इसको संशोधन करके एक नए आर्टिकल में शामिल कर दिया गया है और वो आर्टिकल है 300 ए में, ठीक है, क्लियर, ओके। तो संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है और कानूनी अधिकार के तहत पिता की संपत्ति पर जितना बेटे का हक है उतना ही हक किसका है, बेटी का भी है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो अब वर्तमान में एट द प्रेजेंट कितने मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। कितने हैं, 6 मूल अधिकार है, ठीक है ना, ओके। और जो शुरुआत है आपका आर्टिकल 12 से 35 तक, कहां से शुरू है, 12 से 35 तक शुरू है, ठीक है, क्लियर, ओके। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से हैं, मगर उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दो कि मैंने यहां पर लिखा है क्या चीज, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, ध्यान दो थोड़ा सा ना, ठीक है ना। आर्टिकल 12 लिखा हूं मैं और आर्टिकल 13 लिखा हूं मैं, यहां पर इसको अलग से इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमारे मूल अधिकारों की शुरुआत हो रही है आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 14 से मूल अधिकारों की शुरुआत हो रही है, मगर यहां पर आर्टिकल 12 और 13 दोनों इंक्लूड होता है, ठीक है ना, ओके। और ओवरऑल अगर आपसे पूछा कि मूल संविधान कौन से आर्टिकल से शुरू है, तो शुरू है आर्टिकल 12 से, भाग 3 12 से 35 तक, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर मैं केवल अभी बता रहा हूं 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 13, ध्यान देना 13 को कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, ओके, 13 को कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है, आर्टिकल 12 बोलता है राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा कि राज्य किसको बोलेंगे, ठीक है, ओके। और राज्य किसको कहा जाएगा इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 12 में। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 और 3 बोलता है राज्य का गठन, 2 बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश भारत में या तो संधि द्वारा या तो समझौते द्वारा या तो युद्ध के द्वारा, तो नए राज्य प्रवेश होंगे तो मतलब नए राज्यों का निर्माण। और आर्टिकल 3 बोलता है नए राज्यों का निर्माण, उनके सीमा में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, किसके द्वारा, संसद के द्वारा, ठीक है। तो राज्य किसको बोलेंगे इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 12 में, ठीक है ना, ओके। तो आर्टिकल 12 बोलता है राज्य की परिभाषा, ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल 13, ठीक, देखो सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही हमने इस धरती पे जन्म लिया, ठीक है, वैसे ही हमें क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, ठीक है। हमें कोई ये देता नहीं, ऐसा नहीं कि हम पैदा हुए और हमारी मम्मी ने धीरे से कान में बोला कि बेटा तुमको मौलिक अधिकार दिया गया है, वो हमको नहीं बोलेगी, क्यों, क्योंकि ये हमको जन्म से ही प्राप्त है, संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया गया है और ये हमको जन्म से ही प्राप्त है कि जैसे ही मैंने जन्म लिया वैसे ही मुझे अधिकार मिल जाएगा जीवन को जीने का। अब वो मेरी मर्जी कि मैं अपने जीवन को कैसे जीऊं, ठीक, मैं अच्छा इंसान बनूं, मैं बुरा इंसान बनूं, मैं एक सफल इंसान बनूं, मैं एक असफल इंसान बनूं, वो मेरे ऊपर है, क्योंकि मुझे संविधान द्वारा अधिकार दिया गया कि मैं अपने जीवन को कैसे जी सकता हूं,
ठीक है, मुझे पढ़ने का अधिकार है, मुझे घूमने का अधिकार है, मुझे कहीं भी रहने का अधिकार है, मुझे कुछ भी बिजनेस करने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार मुझे कौन दिया? संविधान। मगर ये मुझे जन्मजात प्राप्त हो गया कि मैं पैदा हुआ और मुझे ये मूल अधिकार क्या हो गए? मिल गए। तो इन अधिकारों को मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। ठीक, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो मुझसे मेरे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ठीक, क्लियर? ओके। तो कोई मेरे मूल अधिकारों को जब छीन नहीं सकता, और अगर किसी ने मेरे अधिकारों को छीनने की कोशिश की, तो मेरे अधिकारों को रक्षा करने के लिए एक संस्था है जिसको बोला गया है सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों या व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है या उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो मूल अधिकारों के संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, न्यायपालिका को दिया गया है मूल अधिकारों के संरक्षण करने का। तो आर्टिकल 13 बोलता है मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक, ओके, क्लियर? तो मूल अधिकारों के संरक्षण के बारे में कौन करेगा? मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो मूल अधिकारों का संरक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये कहा गया आर्टिकल 13 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में इसको पूछ चुका है वो। ठीक है, क्लियर? याद रखना, कई बार एग्जाम में इसको पूछ चुका है। किसको? आर्टिकल 13 को। क्लियर? तो मूल अधिकार मेरा मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है ना? कोई ये नहीं बोल सकता, राज्य सरकार ये नहीं कर सकती कि नहीं तुम ब्राह्मण हो या तुम एसटी हो या तुम एससी हो तो तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। मुझे पढ़ने का अधिकार है, चाहे मैं किसी भी कास्ट का क्यों ना हूं। मुझे घूमने का अधिकार है, चाहे मैं किसी भी कास्ट का क्यों ना हूं। मुझे अपने जीवन को कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेक्टर को सेलेक्ट करके मुझे उस सेक्टर में काम करने का अधिकार है, चाहे मैं किसी भी कास्ट का क्यों ना हूं। ठीक है, तो ओवरऑल मूल अधिकार जो होते हैं उनका हनन नहीं किया जा सकता, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर मूल अधिकारों को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। मगर फिलहाल अगर कोई मेरे मूल अधिकारों को या हमारे मूल अधिकारों को हमसे छीनता है, तो हमारे मूल अधिकारों के संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है किसको? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। और यह कहा गया है आर्टिकल 13 में कि मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ यहां पर? ठीक, तो याद रखो कि मूल अधिकार केवल एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ही समाप्त होंगे, वरना मूल अधिकारों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है ना? मेरा मन कि मैं एक पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बनूं, मेरा ये अधिकार है कि मैं पढ़ लिख कर या तो अफसर बन जाऊं या तो मैं पढ़ लिख कर चोर, डाकू, बदमाश कुछ भी बन जाऊं। ये मेरा अधिकार है और मेरे इन अधिकारों को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यही है मूल अधिकार कि हमको जीवन को जीने का क्या देता है? वो अधिकार देता है। ठीक है ना? क्योंकि अगर हमें जीवन जीने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए मेरा उद्देश्य है कि मैं पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अफसर बन जाऊं, ठीक, मगर मुझे राज्य सरकार या कहीं से भी मुझे पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं एसटी हूं या मैं एससी हूं। ठीक, तो मेरे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुझे पढ़ना है और मुझे शिक्षा जरूरी है, तो मुझे शिक्षा पाने का मेरा अधिकार है, ये मेरा मूल अधिकार है और इस अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। क्लियर? ठीक है, और अगर कोई छीनेगा तो उसके प्रोटेक्शन करने के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ये आर्टिकल 13 के तहत। क्लियर? ओके, ठीक, अब आ जाओ मेन पॉइंट। अब मूल अधिकार। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे संविधान में जब मूल संविधान लिखा गया था तब 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है ना? मगर एक को हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना? और इसको हटाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में और इसको रख दिया गया आर्टिकल 300A में। तो संपत्ति का अधिकार हमारा अब कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा एक लीगल है, एक वैधानिक अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, क्लियर?
ओके, तो अब वर्तमान में कितने मूलाधिकार है? तो वर्तमान में है 6 मूलाधिकार, ठीक है ना। ओके, 1 2 3 4 5 और 6 मूलाधिकार, ठीक है, क्लियर। तो पहला मूलाधिकार ठीक है, कोई एक सीक्वेंस में नहीं है ना, मतलब सीक्वेंस में कहने का मतलब है कि आर्टिकल उसका पूरा एकदम सीक्वेंस में बना हुआ है कि 14 से शुरू होगा, आर्टिकल कहां से शुरू होगा? आर्टिकल 14 से शुरू होगा, ठीक है ना, जो जाएगा 32 तक। 14 से शुरू होकर के 32 तक जाएगा, 14 से 32 तक जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बताते जा रहा हूँ इंग्लिश में, उसको हिंदी में मैं कन्वर्ट करते जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कौन से आर्टिकल, कौन सा फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में इंक्लूड है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हो जाता है हमारा क्या बोलते हैं? राइट टू इक्वलिटी, मतलब समता का अधिकार, या इसी को बोलते हैं समानता का अधिकार। और ये है आपका आर्टिकल 14 से 18, ठीक, आर्टिकल 14 से 18। फिर उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, ये होगा आपका आर्टिकल 19 से 22, ठीक, आर्टिकल 19 से 22, ठीक, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका आर्टिकल 23 से 24, ठीक। उसके बाद है हमारा शोषण के विरुद्ध हो गया। उसके बाद रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आपका आर्टिकल 25 से 28, ठीक। पहले समता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, 23 और 24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और उसके बाद है कला और संस्कृति का अधिकार, ये है आपका कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल 29 टू 30, ठीक, ओके। एंड लास्ट में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको बोला गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और ये है आर्टिकल 32, ठीक है ना। अब बच गया यहां पर आर्टिकल 31, 33, 34 और 35, ये मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है ना, क्लियर। तो 31 बच गया, 34, 33, 34, 35, तो 12 से 35 तक का क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार है। पहला है समता का अधिकार, वो है आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23, 24। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। फिर 5वें नंबर का है कला और संस्कृति का अधिकार, क्या बोलते हैं, 29 और 30। और लास्ट में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो है आर्टिकल 32, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे क्या है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इन्हीं को हमको क्या करना है? पढ़ना है। तो अब पूरा का मैं आर्टिकल बता रहा हूं, सिर्फ इसको रटना है, यहां से पूरा केवल रटना है, ये रटने वाली चीज है ये, ठीक है ना। आर्टिकल 30 तक केवल रटना है, 32 थोड़ा सा समझने वाला मैटर है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो शुरू करें अपन, ठीक। तो आर्टिकल शुरू करता हूं, 14 से शुरू करता हूं। 12 हो गया राज्य की परिभाषा, 13 हो गया मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आ जाओ पूरा आर्टिकल, ठीक है ना, पूरा एक साथ आर्टिकल ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको बता दिया कि कौन कौन सा आर्टिकल कब कौन कौन सा डिवाइड है। तो 14 से 18 हमारा समता का अधिकार, 19 से 22 हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद राइट टू फ्रीडम रिलीजन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। उसके बाद कला और संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और लास्ट में 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना। और अब 14 से लेकर के पूरा 30 तक पूरा आर्टिकल बता रहा हूं, याद करना है और आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। तो आ जाओ अब आ जाओ आर्टिकल 14, 15 और 15 4, ठीक है ना। ये 4 है, मतलब ये क्या है? एक वैधानिक अधिकार है, सब क्लाउज है ये, ठीक है ना, क्लियर। अब आर्टिकल रखते चलो। तो आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी व्यक्ति कानून की नजरों में क्या होंगे? एक समान होंगे। तो आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता,
कोई भी कानून की नजर में बड़ा छोटा नहीं। अगर एक क्या बोलते हैं गरीब खून किया है तो उसकी सजा, अगर खून की सजा फांसी है तो उसको भी फांसी, और एक अमीर अगर खून किया है और खून की सजा फांसी है तो उसको भी फांसी। सबके लिए कानून क्या है, इक्वल रहेगा। तो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 बोलता है कि भारत में धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब भारत में कहीं भी धर्म के आधार पर, कि वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो महिला है, वो पुरुष है, ठीक है ना, ओके, और वो उच्च जाति का, निम्न जाति का है, तो इस प्रकार का भारत में कहीं भी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। ये बोलता है आर्टिकल 15। तो 14 विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। 15(4), तो 15(4) बोलता है कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर SC ST के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है ना। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ST SC के लिए विशेष प्रावधान के बारे में बताता है आर्टिकल 15(4), ठीक है। 14 विधि के समक्ष समानता, 15 भेदभाव नहीं, 15(4) ST SC के लिए विशेष प्रावधान, शिक्षा और सोशल के लिए, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ST SC के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, क्लियर। तो 14, 15, 15(4). अब आ जाओ आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 बोलता है सेम, देखो 15 और 16 थोड़ा सा सेम है, मगर एक चीज में इसमें डिफरेंस है। 15 बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर पूरे इंडिया में भेदभाव नहीं, और 16 नंबर का बोलता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोक अभियोजन मतलब सरकारी क्षेत्रों में, लोक अभियोजन मतलब सरकारी क्षेत्रों में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, और ना ही लिंग के आधार पर। तो लोक अभियोजन या सरकारी क्षेत्रों में भेदभाव नहीं। 15 बोला पूरे भारत में, और 16 बोला सरकारी क्षेत्रों में, ठीक है ना, भेदभाव नहीं, ठीक है ना। उसके बाद 16(3), तो 16(3) बोलता है कि नौकरी के संदर्भ में या रोजगार के संदर्भ में स्थान विशेष का प्रावधान या क्षेत्र का प्रावधान, ठीक, ओके। 16(3) क्या बोला, नौकरी के संदर्भ में या रोजगार के संदर्भ में स्थान या क्षेत्र का विशेष प्रावधान, ठीक है ना, क्लियर। और 16(4) बोलता है कि शिक्षा में ST SC को आरक्षण, किसमें, एजुकेशन में ST SC पिछड़ों को आरक्षण के बारे में बोलता है आर्टिकल 16(4). तो 16 नंबर भेदभाव नहीं लोक अभियोजन में, 16(3) में नौकरी या रोजगार के लिए क्षेत्र विशेष का प्रावधान, और 16(4) में ST SC या पिछड़े लोगों को शैक्षणिक आरक्षण, ठीक है ना। जो शिक्षा में उनको आरक्षण मिलता है वो कौन से आर्टिकल के तहत, 16(4) के तहत, ठीक है ना। तो 14 विधि के समक्ष समानता, 15 पूरे भारत में भेदभाव नहीं, 15(4) क्या बोलते हैं विशेष प्रावधान ST SC के लिए शिक्षा में, फिर 16 लोक अभियोजन क्षेत्र में भेदभाव नहीं, 16(3) नौकरी रोजगार के संदर्भ में क्षेत्र विशेष, और 16(4) कि ST SC या पिछड़े वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण, ठीक है ना, क्लियर। तो 14, 15, 15(3), 15(4), फिर 16, 16(3) और 16(4), ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ 17, आर्टिकल 17। ये कई बार पूछा है CGPSC में, और CG व्यापम में इसको कई बार रिपीट किया हुआ है, और कई सारे एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है ना। ये बोलता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। तो भारत में कहीं भी छुआछूत नहीं होगा, मतलब वो दलित है, वो छोटे जाति का है तो उसके घर पानी मत पियो, ठीक, या तो उसके घर खाना मत खाओ, तो इस टाइप का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि प्राचीन समय में बहुत धर्म को लेकर के बहुत लोग क्या थे, उच्च विचार वाले चल रहे थे। क्या उच्च विचार था, उच्च विचार ये था कि छोटे जाति का तो छुआओ मत, उसके यहाँ उससे टच मत हो,
उस जिस एरिया में ज्यादा ब्राह्मण रह रहे हैं तो वहां पर कोई भी छोटे जाति का लोग ना रहे, या मुसलमान है तो वो वहां पर ना रहे। तो इस टाइप का भेदभाव बहुत चलता था, ठीक है, छुआछूत बहुत चलता था। तो यहाँ पर संविधान में ये कहा गया है कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत बोलता है, ठीक है ना। क्लियर, ये कई बार पूछा है इस आर्टिकल को एग्जाम में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 17 नंबर का, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 बोलता है उपाधि का अंत। किसका अंत? उपाधि का अंत। शिक्षा और सेना को छोड़ करके, शिक्षा व सेना को छोड़कर, मतलब ये बोलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि मिला है भारत सरकार या किसी के द्वारा भी, तो वह उस उपाधि का अपने नाम के आगे प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है ना। चाहे किसी को भारत रत्न मिला हो, जैसे मान लो मुझे भारत रत्न मिला है, मान लीजिए, ठीक है ना, तो अगर मुझे भारत रत्न मिला है तो आप मुझे देखेंगे या मैं आपको कहीं दिख गया तो आप जरूर बोलेंगे कि वो देखिए भारत रत्न जा रहे हैं, भारत रत्न अवॉर्डेड सर जा रहे हैं। मगर मैं अपने घर के बाहर अगर मैं नेम प्लेट लगा रहा हूं तो मैं भारत रत्न दिनेश पांडे नहीं लिखूंगा, ठीक है, ओके। तो मैं किसी भी उपाधि का जो मुझे मिला है सरकार के द्वारा, मैं उसका अपने नाम के आगे उल्लेख नहीं कर सकता, मगर शिक्षा और सेना में कर सकते हैं। शिक्षा में ऐसा है कि किसी को पीएचडी की उपाधि मिली है तो वो डॉक्टर की उपाधि हुआ, उसको डॉक्टरेट की उपाधि हुआ, तो वो उसकी आजीविका है, ठीक। प्रोफेसर, तो वो उसकी आजीविका है, क्लियर। वो अपने जीवन को चलाने के लिए, वो उसकी मतलब उसके जीवन को चलाने का एक जरिया है वो, ठीक है ना, जिससे वो आर्थिक रूप से क्या प्राप्त करता है? सहायता प्राप्त करता है। सेना में मेजर, कर्नल, तो ये उनकी उपाधि नहीं है, ये उनका रैंक है, ये उनका पद है, और इसी पद पर रहकर के वो नौकरी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो सेना और शिक्षा को छोड़ करके अगर सरकार के द्वारा कोई भी उपाधि दिया गया है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो विदेशी सरकार हो, कोई भी हो, तो उस उपाधि का यूज अपने नाम के आगे नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है आर्टिकल 18 में, ठीक है ना। क्लियर, तो आर्टिकल 18 उपाधि का अंत, शिक्षा और सेना को छोड़ करके। 18(2) आर्टिकल 18(2) बोलता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति बिना राष्ट्रपति के अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के किसी भी विदेशी से या विदेश से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब अगर उसको कोई फॉरेन से या मान लो कोई अमेरिका से कुछ को अवार्ड मिल रहा है, किसी नागरिकों को, भारत के किसी नागरिक को कोई अवार्ड मिल रहा है अमेरिका में, ठीक है ना, तो वो क्या है कि वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको विदेशों द्वारा, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जो भी विदेशी कंट्रीज है, उसके द्वारा अगर कोई पुरस्कार दिया जा रहा है तो उसको लेने से पहले आपको राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, उससे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से विदेशों द्वारा दिया गया कोई भी सम्मान ग्रहण नहीं करेगा, ये बोला गया है आर्टिकल 18(2) में, ठीक है। क्लियर, तो पहला फंडामेंटल राइट्स क्लियर, 14 से 18, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला फंडामेंटल राइट्स है समता का अधिकार, ठीक है ना, समानता का अधिकार बोलते हैं, ये आर्टिकल 14 से 18 तक। तो 14 में है विधि के समक्ष समानता, 15 में है भेदभाव नहीं, 15(4) में है स्थान विशेष के बारे में, 16 में है लोक अभियोजन के क्षेत्र में भेदभाव नहीं, 16(3) में है क्या बोलते हैं सॉरी 15(4) में है आपका एसटी एससी के लिए शिक्षा में विशेष प्रावधान, ठीक है ना, वो ऊपर नीचे हो गया। 16(4) में एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में, 16(3) में है आपका स्थान विशेष को लेकर के, और 16(4) में है शिक्षा में एसटी एससी या पिछड़े वर्गों को आरक्षण, ठीक है। 17 नंबर अस्पृश्यता का अंत बोलता है, छुआछूत का अंत, और 18 नंबर का बोलता है उपाधि का अंत, शिक्षा और सेना को छोड़ करके, और 18(2) बोलता है कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी सम्मान या पुरस्कार विदेशों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला फंडामेंटल राइट, इसको बोला जाता है समता का अधिकार। अब आ जाओ दूसरा फंडामेंटल राइट जो है आपका आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसको कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना। क्लियर, तो आर्टिकल 19 ही बोला है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। आर्टिकल 19 किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
क्लियर। उसके बाद इसमें बहुत सारे क्लाउज हैं, ए बी सी डी ई एफ जी तक है, ठीक है ना। तो एकदम इजी वे में बता रहा हूं, इजी वे में उसको याद करो। देखो 19 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, 19A मीडिया या प्रेस को छूट, ठीक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन, सॉरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन बोल रहा हूं, मीडिया को छूट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वो प्रवचन, जो बाबा लोग का प्रवचन आता है ना टीवी में, रोज सुबह सुबह चालू करोगे, ठीक है ना। तो वीडियो कॉन अगर है तो आप लगाओ, उसमें चैनल में जाएगा, डिश टीवी है तो उसमें जाएगा। तो जितने बाबा लोग जो प्रवचन देते हैं टीवी में ना, तो ये प्रवचन देने का छूट भी उनको किस आर्टिकल के तहत है? 19A के तहत है। तो 19A मीडिया, ठीक, ओके, और प्रेस को स्वतंत्रता। 19B भारत में कहीं भी रैली करने की स्वतंत्रता, मगर बिना हथियार के, हथियार विहीन रैली करना, बी में। ए में मीडिया, बी में रैली, ठीक। 19C, सी मतलब संघ, मतलब किसी को भी संघ बनाने का छूट, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनता है ना, ठीक, तो वैसे ही संघ बनाने का छूट। जैसे मान लीजिए आप किसी संस्था में कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों की एक संघ हो जाएगा, मजदूर है तो मजदूर संघ हो जाएगा, शिक्षक है तो शिक्षा संघ हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो हर एक का एक लॉबी होता है, तो वो लॉबी बनाने का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 19C के तहत। ए मीडिया, बी रैली हथियार विहीन, सी संघ, डी भारत में कहीं भी घूमना, मतलब आप भारत में कहीं भी घूम सकते हो मगर बिना टिकट के नहीं घूमना है। बिना टिकट नहीं लिखा है, वो मैं बोल रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो विदाउट टिकट, विदाउट टिकट, तो बिना टिकट के नहीं घूमना है। तो आर्टिकल 19D बोलता है भारत में कहीं भी घूमना। ए मीडिया, बी रैली, सी संघ, डी भारत में कहीं भी घूमना, ई भारत में कहीं भी बस जाना। मान लीजिए आप लोग कहाँ रह रहे हो, मान लो आप लोग रायपुर में रह रहे हो और आपका मन नहीं कर रहा है कि यार रायपुर में रहूं, या आप इंदौर में रह रहे हो या भोपाल में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो और आपका वहां मन नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि चलो गोवा चल के बस जाए, तो गोवा जाकर के भी क्या कर सकते हो, आप बस सकते हो। तो भारत में कहीं भी बसने की जो छूट दी जाती है वो है आपका आर्टिकल 19E में। ए मीडिया, बी रैली, सी संघ, डी भारत में कहीं भी घूमना, ई भारत में कहीं भी बसना। एफ को जीरो घोषित किया गया है क्योंकि वो था आपका संपत्ति का अधिकार, तो जीरो है। और जी में है भारत में कहीं भी व्यापार करना, मतलब मान लीजिए आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और आपका बिजनेस उस शहर में नहीं चल रहा है, तो आप उस बिजनेस को वहां से हटा करके किसी दूसरे सिटी में जा सकते हो, किसी दूसरे स्टेट में जाकर के बिजनेस कर सकते हो। तो भारत में कहीं भी व्यापार करने की छूट है आपका 19G में, ठीक है ना। एक बार रिपीट करते हैं, 19 स्वतंत्रता, 19A मीडिया, बी रैली, सी संघ, डी घूमना, ई बसना, एफ समाप्त और जी व्यापार। कोड वर्ड याद करो ना, पूरा A to Z याद करने की क्या जरूरत है, हमको याद करने से मतलब है ना, वो चीज हमको समझ में आनी चाहिए। तो 19 स्वतंत्रता, ए मीडिया, बी रैली, सी संघ, डी घूमना, ई बसना, एफ समाप्त और जी व्यापार करना कहीं भी भारत में। क्लियर। तो ये आपका 19 नंबर का आर्टिकल, ठीक है ना, क्लियर। एक बार लिख दे रहा हूं मैं, ठीक। देखो ए मीडिया, बी रैली हथियार विहीन, ठीक ठीक, सी संघ बनाना, डी कहीं भी घूमना, ई कहीं भी बसना भारत में, ठीक। उसके बाद एफ समाप्त, क्योंकि यहां संपत्ति था, ये जीरो है, शून्य। और जी कहीं भी व्यापार करना भारत में, ठीक, क्लियर, ओके। तो ए बी सी डी ई एफ जी। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 बोलता है आपका दो सिद्धि से संबंधित अधिकार, दो सिद्धि से संबंधित अधिकार, आर्टिकल 20, ठीक है ना। दो सिद्धि से संबंधित अधिकार मतलब ये आर्टिकल ये बोलता है कि जब तक किसी पर ये आरोप सिद्ध ना हो जाए कि उसने वो अपराध किया है, तब तक हम उसको दोषी नहीं मान सकते। पहला पॉइंट कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो बेगुनाह है, मतलब वो दोषी नहीं कहलाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी,
एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए मैंने एक खून किया है, ठीक है ना, क्लियर, और खून करने की सजा भारत में फांसी है, तो एक खून किया हूं तो भी मेरे को फांसी, और अगर मैं 100 खून किया हूं तो भी मेरे को फांसी, और एक ही बार मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने एक खून किया है तो मुझे एक बार लटकाए, फिर उसके बाद मान लो मैंने 100 खून किया है तो मुझे 100 बार लटका रहे हैं। 100 बार नहीं लटकाएंगे, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान और एक ही बार। भले 100 खून करो तो भी एक ही बार फांसी में लटकोगे, और भले एक खून किए हो तो भी एक बार फांसी में लटकोगे। क्लियर? तो एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान एक बार ही, ये कहा गया है आर्टिकल 20 में। दो बातें हैं। आर्टिकल 20 बोलता है दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार, तो पहला कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए वो अपराधी नहीं कहलाएगा, और दूसरा एक अपराध के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। ठीक है ना? क्लियर? कि अगर खून की सजा फांसी है, एक खून की सजा फांसी है तो एक ही बार फांसी में लटकेगा, और 100 खून की सजा भी फांसी है तो एक ही बार फांसी में लटकाएंगे। ऐसा नहीं कि 100 बार उसको एक बार लटका लिए, 100 खून किया तो 100 बार उसको लटका रहे, वो एक ही बार में निकल लेगा, 100 बार लटकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर? तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार। ठीक है ना? क्लियर? जिसमें दो बातें हैं। पहली बातें क्या है कि दोष सिद्ध होने पर ही अपराधी होगा, दोष सिद्धि पर ही अपराधी, और दूसरा एक अपराध के लिए एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। ठीक है? क्लियर? तो आर्टिकल 20। अब आ जाओ आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है ना? ये लिया गया है आपका अमेरिका से। ये जो आर्टिकल है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये लिया गया है अमेरिका से। क्या था ये था कि अगर मान लीजिए आप पे कोई अटैक किया है, ठीक है ना, और अटैक किया है तो आप अपने आप को बचाओगे, तो अपने आप को बचाने के चक्कर में मान लीजिए आपने उसका मर्डर कर दिया या आपसे कोई अपराध हो गया, तो खुद की प्राण को बचाते हुए या खुद के जीवन को बचाते हुए अगर आपसे कोई अपराध होता है तो आप अपराधी नहीं कहलाओगे। ठीक है ना? क्लियर? कि अगर अपने प्राणों की रक्षा करते हुए हमसे कोई अपराध हो जाता है तो हम अपराधी नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? ये कहता है आर्टिकल 21, और ये लिया गया कहां से? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना? क्लियर? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कि अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अगर हमसे कोई अपराध हो जाएगा तो हम अपराधी नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना? क्लियर? ये कहा गया आर्टिकल 21 में। और इसी में ही आया है आपका आर्टिकल 21A, जिसमें बहुत सारी बातों का वर्णन है। ठीक है ना? तो एक एक बातें बता रहा हूं। सबसे पहले उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी है, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्लास लूंगा, जब उसका एक नया वीडियो आएगा तब आपको मैं वहां पर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताऊंगा। अभी फिलहाल इस आर्टिकल 21A में कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। ठीक है? क्लियर? ओके? तो आर्टिकल 21A, तो देखो आर्टिकल 21A में पहली बात, ये पहला नंबर बस लिख रहा हूं ना, ये 21A में ही आएगा। ठीक है? 21A में ही आएगा। तो पहली बात, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। पहली बात। दूसरी बात दिया गया है आपको क्या बोलते हैं? विदेश भ्रमण का अधिकार। ये भी एक संशोधन था, उसको बताऊंगा बाद में। विदेश भ्रमण का अधिकार। तीसरा, निजता का अधिकार। तीसरा, निजता का अधिकार। ये जो निजता का अधिकार है ना, ये कोई संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है ना? इसको कोई संविधान संशोधन करके नहीं डाला गया है। ये एक घटना थी और एक सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट था, और उसी स्टेटमेंट के बेस पर ये कहा गया कि निजता या प्राइवेसी किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन का अधिकार होता है, कि जरूरी नहीं है कि वो मेरी बीबी है या मेरी बहन है या मेरी माँ है तो मैं अपने जीवन की सारी बातें उनसे शेयर करूं। कुछ मेरी अपनी प्राइवेसी है, कुछ मेरी अपनी निजता है, जिसको मैं क्या कर सकता हूं?
बचा के रख सकता हूं। जैसे आधार कार्ड को लेकर के हो रहा है, ठीक है ना, तो वो भी क्या है, हमारा एक प्राइवेसी है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में विशेष या पर्सनल बातों को बना करके रखने का या छुपा करके रखने का अधिकार होता है। इसके बारे में बोला गया था आर्टिकल 21A में, और ये स्टेटमेंट दिया था किसमें, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है ना, और इसको रखा गया आर्टिकल 21A में। तो 3 बातें हो गई। पहला आपका है क्या, शिक्षा का अधिकार। दूसरा है आपका क्या बोलते हैं विदेश भ्रमण का अधिकार। तीसरा है निजता का अधिकार। चौथा है स्वच्छ वातावरण का अधिकार, कि मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, स्वच्छ वातावरण या वायु पाने का अधिकार है, ठीक। उसके बाद है स्वच्छ जल का अधिकार, मेरे को स्वच्छ जल मिलना चाहिए पीने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद है अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार। ये भी आपका कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में है, कि अपनी पसंद से भी क्या कर सकते हैं, हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये केवल किताब में ही ठीक है, ओके क्लियर। इसको अपने जीवन में मत उतार लेना कि मेरा मूल अधिकार है कि मैं क्या करूं, कि मैं अपनी पसंद से क्या कर सकता हूं, शादी कर सकता हूं। ये केवल किताब तक ही ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। इसको एकदम जीवन में मत उतार लेना कि सर बताए हैं कि अपनी पसंद से शादी करना भी मूल अधिकार है तो माँ बाप से लड़ाई कर लिए, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। ये जितना चीज दिया है किताब में ही ठीक है, रटो समझो, क्वेश्चन आया बनाओ, पोस्ट पाओ और फिर अपना काम करो, क्लियर, ओके। आप इसको कहाँ यूज करोगे, ठीक, ओके, समझ में आ रहा है। तो किताब तक ही केवल रटो इसको, बस इसको जीवन में उतार मत लेना कि पसंद का, अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है तो पसंद की शादी कर रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है, क्लियर, ओके। करो, वो आपका मूल अधिकार है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये याद करो बस, ठीक है। तो पहला है आपका निजता, निजता के अधिकार में, सॉरी आर्टिकल 21A में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार और अपनी पसंद से शादी का अधिकार, ये दिया गया है आपका आर्टिकल 21A में, क्लियर, ओके। तो 21 में है आपका प्राणम दैहिक स्वतंत्रता और 21A में ये सब बातें हैं, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 22, तो आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी से छूट का अधिकार या गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, ठीक है, ओके। गिरफ्तारी से छूट का अधिकार या गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार, ये है आपका आर्टिकल 22 में। इसके कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि अगर पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर, कि 24 घंटे के अंदर किसी अपराधी को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा। मगर यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लो दूर से कहीं बाहर से गिरफ्तार करके ला रहे हैं, ठीक है ना, तो आने जाने में जो समय लगेगा उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब आने जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ शामिल करना है, कहाँ पेश करना है, न्यायालय में पेश करना है, पहली बात। दूसरी बात, महिला अपराधी को या महिला द्वारा कोई अपराध किया गया है तो सूरज ढलने या शाम के वक्त उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। मगर कंडीशन ये है कि अगर गिरफ्तार करना एकदम जरूरी है तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा एंड प्लस महिला अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला कांस्टेबल का जाना जरूरी है। मेल पुलिस द्वारा, पुरुष पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा महिला अपराधी को, ठीक है ना, क्लियर। और तीसरी बात कि डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल में भी नहीं डालेंगे। ऐसे पिक्चरों में दिखाता है ना कि किसी लड़की को पकड़ लिया और डायरेक्ट जेल में डाल दिए, पुलिस जाकर के पकड़ करके ला रही है, कोई पुरुष मेल पुलिस वाला है और जाकर के पिक्चर में दिखाता है कि उसको पकड़ के लाया, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, नहीं कर सकते वो पिक्चर ही ठीक है वो, ठीक है ना, क्लियर। मगर वास्तविकता में किसी महिला अपराधी को अगर गिरफ्तार करना है तो आपको सबसे पहली बात है कि उसको शाम के समय में गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो मस्त शाम को अपराध कर लो फिर घूमो घामो। मगर केस अगर एकदम रेयर हो गया तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के गिरफ्तार किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको गिरफ्तार करना है तो एक महिला जाना चाहिए, जरूरी कंपलसरी है। और तीसरी बात, गिरफ्तार करके सीधा जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्लियर।
तो ये बोलता है गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार। तो कौन कौन सी बातें बोलता है आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार में? पहली बात कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, बट आने जाने का समय काउंट नहीं। दूसरी बात, महिला अपराधी को शाम के समय गिरफ्तार नहीं करेंगे, मतलब रात को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तीसरी बात, अगर उनको गिरफ्तार करना है, एकदम जरूरी हो गया है, तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लाना पड़ेगा। चौथी बात, गिरफ्तार करने के लिए मेल पुलिस नहीं जाएगी मगर उसके साथ एक फीमेल भी होना चाहिए, ठीक है ना। और पांचवी बात, गिरफ्तार करके डायरेक्ट जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्लियर। तो इतनी बातों का वर्णन किया गया आर्टिकल 22 में, ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल 22 बोलता है गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार। तो ये आपके 2 फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, ओके। तो पहला आपका क्या बोलते हैं, समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, ओके। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक, क्लियर, ओके। अब आ जाओ तीसरा फंडामेंटल राइट्स। तो तीसरा फंडामेंटल राइट्स बोलता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है आपका आर्टिकल 23 और 24। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, ओके। तो 23 नंबर और 24 नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो 23 नंबर का जो आर्टिकल है ये पूरा का पूरा महिलाओं पर डिपेंड है। किसके लिए? ये महिला के लिए है। तो क्या क्या इसमें? महिला उत्पीड़न, दहेज निषेध, घरेलू हिंसा, खरीद फरोख्त मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब के सब क्या है? कानूनन अपराध है। कि किसी भी महिला का शोषण करना, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, या उन पे मारपीट करना, और या खरीदना बेचना, जो छोटे बच्ची लोग को खरीदते बेचते हैं, तो ये सब कानूनन अपराध कहा गया है आर्टिकल 23 में। तो आर्टिकल 23 महिला शोषण से संबंधित अधिकार है, ठीक है ना, कि महिलाओं पे किसी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे वो घरेलू रूप से हो, चाहे वो दहेज को लेकर के हो, चाहे वो किसी प्रकार का हो, ठीक है, ओके। और महिलाओं की खरीदी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीदना फरोख्त बेचना, ये भी क्या है? कानूनन अपराध है। तो आर्टिकल 23 बोलता है महिला शोषण से संबंधित, और आर्टिकल 24 बोलता है बाल श्रम कानूनन अपराध है। बाल श्रम निषेध, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने में या किसी भी जगह पर काम कराना एक कानूनन अपराध है। ये बोलता है आर्टिकल 24 कि बाल श्रम निषेध के बारे में, ठीक है ना, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में लगाना या कारखाने में लगाना एक कानूनन अपराध है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका तीसरा फंडामेंटल राइट्स। 14, 15, 16, सॉरी 14, 15, फिर 15, 4, फिर उसके बाद 16, 16, 3, 16, 4, फिर आर्टिकल 17, 18, 18, 2, 19, फिर 19 ए बी सी डी ई एफ जी, फिर आर्टिकल 20, फिर आर्टिकल 21, 21 ए, फिर 22, फिर 23 और ये 24। ये टोटल आपके 3 फंडामेंटल राइट कंप्लीट, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक। अब आ जाओ आपका आर्टिकल क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स चौथा। तो चौथे नंबर का जो फंडामेंटल राइट्स है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, क्लियर। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके बारे में कहा गया आर्टिकल 25 में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, कि हमें किसी भी धर्म को अपनाने का क्या है? अधिकार है। मेरा मन, मैं अभी हिंदू हूं, मेरा मन किया तो मैं मुसलमान बन गया, मेरा मन किया तो मैं क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, मेरा मन किया तो मैं सिख धर्म अपना लिया। मतलब मुझे किसी भी धर्म को, हमें किसी भी धर्म को अपनाने की क्या है? छूट देता है। ये कौन सा? आर्टिकल 25। क्योंकि हमने अपने संविधान में जब मूल संविधान लिखा था तो प्रस्तावनाओं में हमने लिखा था धर्मनिरपेक्ष, ठीक। बाद में हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और धर्मनिरपेक्ष की जगह हमने डाल दिया पंथ निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब हमारे देश में कोई भी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, मतलब सभी धर्म क्या है? एक समान है। और पंथ निरपेक्ष इसलिए शामिल किया गया कि समानता के साथ साथ किसी भी धर्म के रीति रिवाज को मानने का भी
छूट दिया गया है कि खाली हमारे देश में धर्मों को समानता ही नहीं है, उस धर्म के जो भी रीति रिवाज है, जो भी नियम कानून है, उनको मानने की भी क्या है, छूट है। इसी कारण हमें धर्मनिरपेक्ष को हटा करके क्या दे दिया, पंथ निरपेक्ष का नाम दे दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष केवल समानता के बारे में बोलता है और राष्ट्र में एक विशेष धर्म नहीं होगा इसके बारे में बोलता है। मगर पंथ निरपेक्ष क्या बोलता है कि समानता तो है और कोई विशेष धर्म भी नहीं होगा, मगर उसके साथ साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और हर धर्म के अपने रीति रिवाज को मानने का अधिकार होगा। ठीक है ना, क्लियर। और इसी के तहत आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अभी कुछ सालों पहले न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि लव जिहाद वाला मैटर चल रहा था, ठीक, कि जबरदस्ती एक मुस्लिम महिला का उसने शादी की थी और उसका धर्म परिवर्तन करने के बारे में बात किया जा रहा था। केरल की घटना थी, ठीक है ना। तो उस पर जोर जबरदस्ती करके उसके दबाव बना करके उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लव जिहाद वाला मैटर आया था, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को दबाव में डाल करके या किसी भी व्यक्ति पर दबाव बना करके उसके धर्म को परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। तो जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें अपने धर्म को या किसी भी धर्म को मानने की क्या है, छूट है। ठीक है ना। तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोलता है आर्टिकल 25। ठीक, क्लियर, ओके। इसके बाद आ जाओ आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 बोलता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन मतलब इसी में आ जाएगा धार्मिक जुलूस। जो जुलूस निकलता है ना, जो धार्मिक रूप से जुलूस निकालते हैं, जैसे साईं बाबा का जुलूस निकलता है, ठीक है ना। नवरात्र में माता का निकलता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, झांकी निकलती है माता की, ठीक है ना। रामनवमी आता है तो राम की झांकी निकलती है, हनुमान जयंती हनुमान जी की झांकी निकलती है। मतलब हर देवी देवताओं की जो झांकी निकालती है, जो जुलूस निकाला जाता है, तो ये धार्मिक जुलूस और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के बारे में बोलता है। किसमें, आर्टिकल 26 में। जैसे कुंभ का मेला लगा तो उसका मैनेजमेंट करना है, कोई भी महाशिवरात्रि का मेला लगा, ठीक है ना, ओके, या माघ पूर्णिमा से छत्तीसगढ़ में जो मेला लगता है, तो उन सब कार्यों का जो प्रबंधन करने के बारे में बताया गया है, ये बोला गया है आर्टिकल 26 में। और धार्मिक जुलूस, भारत में धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा की शुरुआत किया गया था बौद्ध धर्म के द्वारा, याद रखना, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के द्वारा ही धार्मिक जुलूस शुरू हुआ था। मतलब उन लोग जुलूस निकालते थे अपने गौतम बुद्ध की। तो जुलूस निकालने की शुरुआत कहां से हुई है, धार्मिक जुलूस निकालने की शुरुआत हुई है बौद्ध धर्म से की गई है, ठीक है ना, क्लियर, वहीं से शुरू हुआ ये, ओके। तो धार्मिक जुलूस के बारे में और धार्मिक कार्यों में प्रबंधन के बारे में बताया गया आर्टिकल 26 में। उसके बाद आर्टिकल 27, ये वही आर्टिकल है जिसने बड़े बड़े बाबा लोग को क्या बना दिया है, करोड़पति अरबपति बना दिया है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे जैसे आप मंदिर में एंट्री करते हो, ठीक है ना, जैसे ही आपने मंदिर में एंट्री किया तो भगवान से पहले एक डब्बा रहता है, एक पेटी रहती है, और उस पेटी में क्या लिखा रहता है, उस पेटी में लिखा रहता है दान। क्या लिखा रहता है, दान लिखा रहता है, ठीक है ना, ओके, क्लियर। आप गणेश का चंदा दो, आप माता जी का चंदा दो, दुर्गा माता बैठाने के लिए जो चंदा वंदा दिया जाता है, तो उसमें भी एक वर्ड लिखा रहता है, क्या, दान, ठीक, ओके। तो ये आर्टिकल 27 है, ये बोलता है कि धार्मिक कार्यों में किया गया व्यय क्या होगा, टैक्स फ्री। मतलब यहां पर अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो तो वहां पर जो पैसा है वो कैसा होगा, टैक्स फ्री होगा। वरना योगा कराने वाला एक बाबा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो गया। ऐसा तो नहीं था कि वो एकमात्र वही केवल योगा करा रहे थे, ठीक, उससे पहले भी कई सारे बाबा लोग थे जो योगा करा रहे थे, मगर फिर भी उनकी संपत्ति बढ़ी, उन्होंने एक कंपनी खोल दिया। तो ये जो धार्मिक कार्यों में जो पैसा लगेगा, ये सारे के सारे कैसे हैं, टैक्स फ्री है। जो बाबा लोग प्रवचन देते हैं, जो टिकट रखते हैं, ये सब पैसा किसका है, ये उन्हीं का ही है।
इसमें किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, भले उस प्रवचन को सुनने पर 1 करोड़ का इनकम हो, 2 करोड़ का इनकम हो, 5 करोड़ का इनकम हो। तो धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का किया गया खर्च क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। जो दान में पैसा डलता है ना, वो पैसा भी टैक्स फ्री होता है। तो पूरा मंदिर का ही होता है, वो एक ट्रस्ट है, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तभी इतने बड़े बड़े, इतने अमीर अमीर मंदिर संस्था बनते हैं, क्लियर। क्योंकि वहां पर पैसा लगाओगे तो मतलब वहां पर पैसा जो चढ़ता है, चढ़ावा जो चढ़ता है, वो पूरा टैक्स फ्री होता है, उसमें सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है ना, क्लियर। तो धार्मिक कार्यों में किया गया खर्च क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, ये कहता है आर्टिकल 27। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना, ठीक है ना। आर्टिकल 27 भी इंपॉर्टेंट है, टैक्स फ्री के बारे में ये बोलता है, किसके, धार्मिक कार्यों में, ठीक है, ओके। एंड लास्ट आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 बोलता है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी सार्वजनिक स्थल पर धर्म विशेष के बारे में, धर्म विशेष पर चर्चा नहीं होगी, कि किसी धार्मिक स्थल पर किसी भी धर्म विशेष के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। जैसे मान लो मैं एक सरकारी स्कूल का या एक प्राइवेट स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूं, ठीक है ना, और मैं क्रिश्चियन हूं, बट उस स्कूल में मेरे धर्म के अलावा हिंदू, सिख, मुसलमान, हर धर्म के लोग, हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उस स्कूल का प्राचार्य हूं या प्रिंसिपल हूं तो मैं अपने धर्म के बारे में उस जगह पर चर्चा करूंगा, या मैं कोई सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हूं और मैं एक धर्म विशेष के लोगों को इकट्ठा करके अपने धर्म के बारे में या विभिन्न धर्मों के लोगों को खड़ा करके अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करूंगा, मैं नहीं कर सकता। मतलब धार्मिक स्थलों पर मतलब सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म विशेष के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, ये प्रतिबंध किया गया है आर्टिकल 28 के द्वारा, ठीक है, क्लियर। तो सार्वजनिक स्थल पर धर्म विशेष पे चर्चा नहीं की जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया आपका चौथे नंबर का फंडामेंटल राइट्स, जो है आर्टिकल 25 से 28 तक। एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर 29, 30 और फिर 32 नंबर का आर्टिकल, ठीक है ना, ओके। फिर 31, 33, 34, 35 बताऊंगा, ठीक है, क्लियर। तो एक बार रिपीट करते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, 15 भेद, शॉर्टकट में बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो। 14 विधि के समक्ष समानता, 15 भेदभाव नहीं, 15 4 आपका विशेष प्रावधान ST SC के लिए शिक्षा में। आर्टिकल 16 लोक अभियोजन क्षेत्र में भेदभाव नहीं। 16(3) स्थान विशेष को लेकर के। 16(4) ST SC पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा में आरक्षण। 17 नंबर का अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधि का अंत। आर्टिकल 18(2) कि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के किसी भी देशों से सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। 19A मीडिया। B रैली की छूट हथियार विहीन। C संघ बनाने की छूट। D भारत में कहीं भी घूमना। E भारत में कहीं भी बसना। F को समाप्त किया गया है। और G भारत में कहीं भी व्यापार करना, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A में बोला गया है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। उसके बाद विदेश भ्रमण का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ठीक है ना, मतलब स्वच्छ वायु वातावरण का अधिकार, और अपनी पसंद से शादी का अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से छूट संबंधित अधिकार या गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार। 23 महिला उत्पीड़न, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, खरीद फरोख्त कानूनन अपराध। 24 बाल श्रम निषेध। 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंधन और धार्मिक जुलूस। 27 टैक्स फ्री, धार्मिक कार्यों में किया गया खर्च टैक्स फ्री। और 28 किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धर्म विशेष के बारे में चर्चा प्रतिबंध, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाओ 5वें नंबर का मूल अधिकार। 5वें नंबर का जो मूल अधिकार है वो है आपका आर्टिकल 29 और 30। देखो 29 नंबर और 30 नंबर है ना, मगर याद रखो कि ये जो कला और संस्कृति लिखा हुआ है, तो ये जो कला संस्कृति है ये है आपका किससे रिलेटेड, ये है आपका क्या बोलते हैं अल्पसंख्यकों से संबंधित। अल्पसंख्य जो है उनके लिए ये आर्टिकल है,
ठीक है ना, 29 और 30, ठीक, ओके। तो आर्टिकल 29 बोलता है कि कला और संस्कृति का अधिकार, कि अल्पसंख्यकों को उनकी कला और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक, ओके, कि उनकी अपनी परंपरा है, उनकी अपनी रीति रिवाज है, तो उनकी कला और संस्कृति के हितों के रक्षा के लिए जो बताया गया है, किसके लिए, उनके हितों का संरक्षण के बारे में कहा गया है, वो है आपका आर्टिकल 29 के बारे में, मतलब 29 में। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनकी कला संस्कृति का संरक्षण, ये बताया गया आर्टिकल 29 में, मतलब उनके हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 बोलता है कि शिक्षा से संबंधित अधिकार, उनकी शिक्षा से संबंधित अधिकार, अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित अधिकार। और यहीं पर बोला गया है मदरसों की स्थापना, ठीक है, थोड़ा सा ना एक बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ओके। आर्टिकल 29 बोला कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों का संरक्षण। आर्टिकल 30 बोलता है उनकी शिक्षा से संबंधित अधिकार, मतलब यहां पर बोला गया मदरसों की स्थापना। थोड़ा सा बैक चलो और आर्टिकल 28 को 30 से कंपेयर करो। किसको, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 बोलता है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी धर्म विशेष के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, ठीक है ना, ओके। मगर आर्टिकल 30 बोलता है कि शिक्षा से संबंधित अधिकार, और यहीं पर है किसके बारे में, मदरसों के बारे में। मगर मदरसा तो ऐसा है कि मदरसा सरकारी भी होता है और मदरसा आपका प्राइवेट भी होता है, ठीक है ना। मगर क्या आर्टिकल 30 आर्टिकल 28 को क्रॉस करता है, मतलब क्या आर्टिकल 28 की अवहेलना कर रहा है आर्टिकल 30? क्योंकि आर्टिकल 28 बोला है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी धर्म विशेष के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी, मगर 30 बोलता है कि मदरसों की स्थापना और अल्पसंख्यकों के हितों का या उनकी शिक्षा का संरक्षण नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 28 बोल रहा है कि सार्वजनिक स्थल पर धर्म विशेष के बारे में चर्चा नहीं, मगर आर्टिकल 30 बोलता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा से संबंधित अधिकार, और यहीं पर है मदरसों की स्थापना। तो मदरसा अगर एक सरकारी संस्था है तो उस मदरसे में जो जिस धर्म के लोग जा रहे हैं वो धर्म एक है, मुस्लिम धर्म, और उस धर्म में जो पढ़ा रहा है, उस मदरसे में जो पढ़ा रहा है वो भी कौन सा है, उसी धर्म का है। तो पढ़ने वाला भी उसी धर्म का और पढ़ाने वाला भी उसी धर्म का, मतलब कोई अलग दूसरे धर्म के लोग नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर आर्टिकल 28 की अवहेलना आर्टिकल 39 नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के बारे में पढ़ने और उसके बारे में जानकारी या उसके बारे में जो भी चीजें हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो उसी धर्म का है, और जो उसके बारे में पढ़ा रहा है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो भी उसी धर्म का है। तो आर्टिकल 28 की अवहेलना नहीं कर रहा आर्टिकल 30, ठीक है ना, ओके, क्लियर। तो आर्टिकल 30 बोलता है शिक्षा से संबंधित अधिकार या मदरसों की स्थापना से संबंधित अधिकार, ठीक है, ओके। तो आपके 5 क्या हो गए, फंडामेंटल राइट्स। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति का अधिकार। इसमें 29 नंबर है हितों का संरक्षण अल्पसंख्यकों के, और 30 नंबर का है उनके शिक्षा का अधिकार, जिसमें मदरसों के बारे में भी बताया गया, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिकल है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 को क्या है, ये था आपका संपत्ति का अधिकार, इसी को हटा करके डाल दिया गया आर्टिकल कहां पर, 300A में। तो संपत्ति का अधिकार ये है आपका आर्टिकल 31 में, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक। ये अब नहीं है, अब कौन से आर्टिकल में है ये अब नहीं है ना, याद रखना। अब ये चल दिया आर्टिकल 300A में, किसमें गया है, 300A में चल दिया है ये, ठीक है। मगर 31 लिखा, इसी का मैं यहाँ पर बता दिया कि क्या था, यहाँ पर क्या था, संपत्ति का अधिकार था। अब आ जाओ आखिरी, कौन सा है, 6वें नंबर का हमारा फंडामेंटल राइट्स, और जो है आपका कौन सा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना। तो
ये है आपका आर्टिकल 32, ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं, देखो, ठीक है, ठीक, देखो 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को, पहली बात तो एक बात बता दूं, पहली बात तो यह है कि भाग 3 जो है हमारा जो मूल अधिकार है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब संविधान का मैग्ना कार्टा बोल लो या भारत का मैग्ना कार्टा बोल लो, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी बात, संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्यों कहा है? क्योंकि यही वो अधिकार है जो जिसके तहत आर्टिकल 32 के तहत क्या होता है, आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, वो हमारे मूल अधिकारों का क्या करती है, संरक्षण करती है। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, रीट जारी करता है जिसको रीट बोलते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत कौन करेगा, हाई कोर्ट रीट जारी करता है। इसी कारण भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। किसने, भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना, क्लियर। जिसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो इसीलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा। एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं, उसका कीवर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, और ठीक है, उसको नोट करना, क्योंकि कीवर्ड से ही हमको आंसर निकलेगा। पूरा का पूरा A to Z उसको डिस्क्राइब करने की या उसको सुनने की जरूरत नहीं, कीवर्ड याद रखो, बस कीवर्ड याद रखोगे और आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये है हमारा 6वां मूल अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है ना। इसी के तहत इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो मैग्ना कार्टा कहते हैं मूल अधिकारों को, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है, भाग 3 में है। और भारतीय संविधान की आत्मा बोलेगा तो आत्मा है आपका कौन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, और उसको किसने कहा है, उसको भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ये 5 प्रकार के हैं, ठीक है ना। अब देखो 5 प्रकार के, देखो, ठीक, ठीक है, देखो, तो लाइन बार से बता रहा हूं, ठीक। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हबीब कार्पस। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत ये कहा गया है कि पुलिस द्वारा ये न्यायालय से एक अधिकारी को जारी होता है, पहली बात, ठीक है ना, किसको, न्यायालय से अधिकारी को जारी, ठीक। इसके तहत कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंधक बना के रखा गया है या बंदी बना के रखा गया है, तो उसको 48 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने सशरीर, कैसा, सशरीर पेश होने के लिए जब कहा जाता है, कीवर्ड याद रखना, इसका कीवर्ड है सशरीर। तो जब सशरीर उपस्थित होने का जब न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को आदेश दिया जाता है, तो उसी को ही कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कैसा उपस्थित होने के लिए, सशरीर उपस्थित होने के लिए, ठीक है ना। जब न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है और 48 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। तो जब इस प्रकार का जब न्यायालय द्वारा कोई रीट जारी किया जाता है जिसमें सशरीर उपस्थित होने की बात कही जाती है, तो उसी को बोला जाता है बंदी
प्रत्यक्षीकरण, और ये न्यायालय द्वारा एक अधिकारी को जारी। क्लियर? ठीक। दूसरा है तुम्हारा कौन सा? दूसरा है, मैं लाइन बार से बता रहा हूं ना, दूसरे कोई सीक्वेंस में नहीं है, ठीक, मगर मैं 1 2 3 4 5 लिखा हूं तो इसी का लाइन बार से बता रहा हूं। दूसरा है तुम्हारा परमादेश, या जिसको बोलते हैं मंडमास, ठीक है ना। दूसरा है परमादेश। तो ये जो परमादेश होता है, ठीक है ना, ये जो परमादेश है, ठीक, ये इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये होता है परमधन आदेश। परमधन आदेश मतलब ये न्यायालय द्वारा एक अधिकारी को जारी होता है जिसमें कर्तव्य निर्वहन की बात कही जाती है। किसकी? कर्तव्य निर्वहन की बात कही जाती है, ठीक है ना। किसकी बात की जाती है? कर्तव्य निर्वहन, कि आपका ये काम है और आपने इस काम को क्यों नहीं किया। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि हाई कोर्ट द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकारी को फटकार लगाई गई या अधिकारी को तलब किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो तलब किया जाता है और जो फटकार लगाई जाती है, तो ये कौन सा रीट रहता है? ये परमादेश होता है, और उनको इस बारे में उनको बताया जाता है कि आपका ये अधिकार था, आपका ये कर्तव्य है कि आप इस काम को समय पर और टाइम पे कंप्लीट करो, तो आपने उस काम को टाइम पे कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो जब कर्तव्य निर्वहन के लिए न्यायालय द्वारा एक अधिकारी को आदेश जारी किया जाता है तो उसी को कहा जाता है परमादेश, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा है को संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तीसरा है प्रतिषेध। तीसरा है प्रतिषेध। तो जो प्रतिषेध है इसका मतलब होता है निषेध या रोकना, ठीक, ओके। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हो तो कहीं ना कहीं लिखा रहता है कि प्रवेश निषेध है, ठीक है ना, ओके, क्लियर, ऐसा लिखा रहता है कई कई जगह। तो यहां पर प्रतिषेध कहने का मतलब यह है कि ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी, न्यायालय से न्यायालय को जारी। एक बात याद रखो, एक न्यायालय से, उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय को जारी होता है। यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है, मान लीजिए हाई कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी सजा पर या खून के अपराध पर फांसी की सजा दे। मान लीजिए ये हाई कोर्ट का अधिकार नहीं है, मतलब उसकी अधिकार सीमा में नहीं आता कि वो फांसी की सजा सुनाए। मगर मान लो कोई केस आता है हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ठीक है। तो मान लो कोई केस जाता है हाई कोर्ट के पास और यहाँ पर उसको उस केस में सजा सुनाने की जरूरत पड़ती है, और सजा क्या देनी पड़ती है? सजा उसको देनी पड़ती है फांसी की। तो मान लो जब न्यायालय द्वारा अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर के कोई काम किया जाता है तो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को वहां पर रोका जाता है कि रुक जाओ, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम फांसी की सजा दो या अपने अधिकार से बाहर जाकर के काम करो। तो जब एक न्यायालय द्वारा दूसरे न्यायालय को किसी कार्य या उसके अधिकार सीमा से बाहर जाने के लिए रोका जाता है तो उसी को कहा जाता है निषेध। तो यहां पर क्या हो जाता है? रोकना, ठीक है ना, कि जब वो अपने अधिकार सीमा से क्या हो जाए? बाहर जाए। तो अधिकार सीमा से बाहर जाने पर जब रोका जाता है तो उसी को कहा जाता है क्या चीज? निषेध, या इसी को बोला जाता है प्रतिषेध, और ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होता है, ठीक है। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होता है। देखो 3 ठोक बताया हूं, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो एक न्यायालय से अधिकारी को जारी, दूसरा है परमादेश एक न्यायालय से अधिकारी को जारी, मगर तीसरा जो प्रतिषेध है वो न्यायालय से न्यायालय को जारी होता है, उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय को जारी होता है, और इसमें काम को रोका जाता है कि रोक देता है कि रुक जाओ, तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम इस काम को मत करो। चौथा है, यह है आपका अधिकार परीक्षा। ये भी जो होता है ये एक न्यायालय से अधिकारी को जारी होता है, न्यायालय से अधिकारी को, ठीक, अधिकार परीक्षा। एक न्यायालय से अधिकारी को जारी होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और आपका फ्रेंड हो, 2 लोग मिलकर के कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, ओके। और उस एग्जाम के जब विज्ञापन निकला, जब एडवर्टाइजमेंट निकली, तो उसमें क्वालिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता में लिखा हुआ है, मान लीजिए आप शिक्षक बनने का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आपके क्या बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको बीएड कंपलसरी है, मान लीजिए, ठीक है ना, और उसमें 70% मांगा है आपके किसमें? 12th में।
तो आप और आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब वहां पर क्या हुआ कि जब एग्जाम हुआ, सब कुछ हुआ, आपका परसेंट है 80 और आप बीएड भी फर्स्ट डिवीजन से पास है, बट आपका जो फ्रेंड है वो 70% नहीं, वो 60% से पास है और प्लस वो बीएड है, मगर उसका जो 12th का परसेंटेज है वो कम है। मगर फिर भी जब रिजल्ट आया, जब नियुक्ति की बारी आई, तो आपको नियुक्त नहीं किया गया और आपके फ्रेंड को नियुक्त कर दिया गया, मतलब अपॉइंटमेंट उसको दे दिया गया। तो यहां पर क्या है कि योग्य हो आप, ठीक, आप उसके जो एडवर्टाइजमेंट निकला है उसको पूरा फुलफिल कर रहे हो, उसको पूरा फुलफिल कर रहे हो, मगर फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका फ्रेंड जो उस क्वालिफिकेशन को, उस क्वालिटी को फुलफिल नहीं कर रहा, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो यहां पर क्या होता है कि आप केस करोगे, न्यायालय में जाओगे, तो यहां पर न्यायालय द्वारा अधिकारी को, जिसने उस पोस्ट पे उसको बैठाया है या जो उस पोस्ट पे बैठा है, तो उसको एक आदेश जारी करता है और कहता है कि किस अधिकार से। तो जब किस अधिकार से करके कोई रीट जारी किया जाता है, किस अधिकार से, तो किस अधिकार से करके जब कोई रीट जारी किया जाता है, तो यहां पर आता है क्या चीज आपका, यहां पर आता है आपका अधिकार परीक्षा। उससे पूछा जाता है कि तुम उसके योग्य नहीं हो, मगर फिर भी तुम उस पद पर बैठे हो। तो किस अधिकार से करके जब कोई, क्या बोलते हैं, न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी को रीट जारी किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है अधिकार परीक्षा, और ये न्यायालय द्वारा एक अधिकारी को जारी होता है। 4 हो गए। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें सशरीर, दूसरा है परमादेश कर्तव्य के निर्वहन के लिए, तीसरा है आपका प्रतिषेध मतलब रोकना, चौथा आपका अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, एंड पांचवा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में होता है वापस मंगवाना, वापस मंगवाना, और ये जारी होता है न्यायालय से न्यायालय द्वारा, न्यायालय से न्यायालय को, ठीक, ओके, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को। उत्प्रेषण देखो ये क्या होता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होता है, उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय को। यहां पर क्या होता है कि केस को वापस मंगवाना। वापस मंगवाना क्या होता है कि मान लो कोई ऐसा केस चल देता है, किसमें, मान लो हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस गया है जो राष्ट्रीय महत्व का है और जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, तो यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट को तो लगता है कि हाई कोर्ट को इस केस को सॉल्व नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट को इस केस पे डिसीजन नहीं देना चाहिए, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय से, उच्च न्यायालय से उस केस को अपने पास वापस मंगवाएगा, बोलेगा कि आप इस केस को सॉल्व मत करो, इस केस को मैं सॉल्व करता हूं। तो जब न्यायालय द्वारा, मतलब जब एक उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय से किसी केस को वापस मंगवाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है उत्प्रेषण। इसमें वापस मंगवाते हैं। तो जब केस को वापस मंगवाना जाता है, वापस मंगाने का जब आदेश जारी किया जाता है, रीट जारी किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है उत्प्रेषण, ठीक है ना। और ये एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके 5 संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना कि इस पांचों में, ठीक है ना, इन पांचों में केवल और केवल 2, एक आपका प्रतिषेध, ठीक, एक आपका प्रतिषेध और एक आपका उत्प्रेषण, ये दोनों ही ऐसे हैं जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होते हैं, ठीक है ना, जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होते हैं। कौन से, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को, ठीक है ना। बस बाकी सब के सब न्यायालय द्वारा अधिकारी को। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, कीवर्ड है सशरीर, ओके, दूसरा आपका परमादेश कर्तव्य निर्वहन के लिए, तीसरा आपका प्रतिषेध मतलब रोकना कि अपने अधिकार से बाहर जाए तो रोकना, चौथा है अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से, और पांचवा उत्प्रेषण, वो केस को वापस मंगवाना। यही कीवर्ड याद रखो, इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो और कितने प्रकार के, ये 5 प्रकार के हैं। इसको संविधान की क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है ना, जिसमें 2 है जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को जारी होते हैं, एक है प्रतिषेध और दूसरा है उत्प्रेषण, बाकी सब न्यायालय द्वारा अधिकारी को जारी, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद ठीक, ओके,
इसके बाद आ जाओ विविध ए, ठीक। उसके बाद विविध, तो विविध में आपका आर्टिकल 31 हो गया, 32 हो गया, 33, 34 एंड 35। देखो ये तीनों के तीनों जो है वो किसको प्राप्त है? सैन्य या सेना को प्राप्त अधिकार है। किसको? सेना को अधिकार है। ये सेना का मूल अधिकार है, ठीक है ना। 33, 34 और 35, इसी कारण इसको पढ़ा भी नहीं जाता और इसको रटा भी नहीं जाता ज्यादा। इसमें से ये एक आर्टिकल कभी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। तो सेना को जो अधिकार दिया गया है वो है आपका आर्टिकल 33, 34 और 35, ठीक है ना। यहां पर कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो भारतीय नागरिक को जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो कौन कौन से? 15, 19, 29, 30 और 16। 15, 16, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। और उसके बाद जितना भी मूल अधिकार है वो सारे के सारे नागरिकों के साथ साथ जो विदेशों से आकर के रह रहे हैं उनको भी प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। ये मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन को प्राप्त है और किसी को नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? इसमें विदेशी नागरिक जो आकर के रह रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। इसको छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकार भारत में रहने वाले नागरिकों को है और यहाँ पर आकर के जो रह रहे हैं व्यक्ति, चाहे विदेश से आए चाहे कहीं से भी आए, उनको है। मगर ये सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और है कि मूल अधिकार, एक तो यह है कि मैंने आपको कहा कि मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं हो सकता, मगर आपातकाल के समय में, किसमें? इमरजेंसी में, आपातकाल में 20 और 21 को छोड़ करके, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सब मूल अधिकार स्वतः ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। किसको? मूल अधिकार। कौन कौन सा? 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सभी मूल अधिकार ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाते हैं। मगर यहां पर कंडीशन यह है कि अगर राष्ट्रपति चाहे, मतलब अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित रूप में यह बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 को भी समाप्त कर दो, तो आर्टिकल 20, 21 भी समाप्त हो सकता है, मगर वो तब जब मंत्रिपरिषद क्या करे? राष्ट्रपति को सिफारिश करे, ठीक है ना। क्लियर? राष्ट्रपति अपने मन से समाप्त नहीं करेगा, मगर 20, 21 को छोड़ करके बाकी जितने भी मूल अधिकार हैं ठीक है, वो सारे के सारे मूल अधिकार ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, समझ में आया? तो ये था आपका मौलिक अधिकार, ठीक है ना। ओके, तो इसको अच्छे से एक बार रीड करो, अच्छे से इसको एक बार फिर से देखो और इसको समझो, और यहाँ पर जितना आर्टिकल बताया उसको रटो। क्वेश्चन यहीं से आना है, इससे बाहर नहीं जाना है। इसके बाद जब मैं फंडामेंटल ड्यूटीज बताऊंगा तो वहां पर आपको मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में अंतर बताऊंगा, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो हम इसका एमसीक्यू भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्लियर? ठीक, तो इसको अच्छे से एक बार रीड कीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है तो कृपया मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एमसीक्यू और फिर उसके बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।